दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है अतुल्य अकादमी में। और आज से आपकी निरंतर वीडियो आपको मिलती रहेंगी और हिंदी व्याकरण का पूरा विश्लेषण वैज्ञानिकता के साथ और तर्क के साथ लेकर उपस्थित हो रहा हूं। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण की या हिंदी शब्द की उत्पत्ति को लेकर के। हिंदी व्याकरण में हिंदी शब्द की उत्पत्ति या हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और हिंदी कैसे जन्मी आदि चीजों का विधिवत मूल्यांकन हम करने चल रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहां आप देखने जा रहे हैं भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति यह आपका प्रथम अध्याय है, यानी कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। अब सवाल अगर हम देखें तो वास्तव में भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है। अब सवाल यह है कि भाष का मतलब क्या होता है। भाष का अर्थ होता है कहना। क्या होता है? कहना। अर्थात जब किसी एक व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बात को, अपने विचार को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक, दूसरे के भाव, विचार एवं अभिव्यक्ति स्वयं तक जिस साधन से आदान प्रदान किया जाता है, उसी साधन को वास्तव में क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा की उत्पत्ति का जहां तक सवाल है मित्रों, तो आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है। फारसी भाषा का शब्द इसलिए कि जब विदेशी भारत पर आक्रमण किए उस समय हम सिंधुवासी कहलाते थे। तो सिंधु नदी भी हुआ करती थी, उसके आसपास रहने वालों को लोग सिंधु कहते थे। उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा सिंधी कहलाती थी। आज भी सिंधी का प्रचलन है, लेकिन जब विदेशी भारत में आए तो श को ह बोलने लगे और ध को द बोलने लगे, यानी कि सिंधु शी का ह हो गया। अर्थात मैं यहां आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे सिंधु था तो श को वो बोलने लगे ह और धा को बोलने लगे द। अब इसमें स्वर तो सेम थे, अर्थात ये हो गया ही, आधा न तो यहां था ही, धा बदल कर हो गया द। अब सिंधु को वो हिंदू बोलने लगे। यहीं से हिंदू और हिंदी शब्द की उत्पत्ति का हमें आसानी से साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं मित्रों। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये कि हिंदू से हिंद बना और इसी हिंद के निवासियों की जो भाषा थी उसे हिंदी कहा जाता है। ये तो उस उत्पत्ति का एक बात हुई कि ये उत्पत्ति कैसे हुई हिंदी की और हिंदी कैसे आगे बढ़ी, ये तो यहां पे हो गया। आइए हम ये देखते हैं कि और उसके आगे कैसे होगा। संस्कृत के भाष धातु से बना है क्या? भाषा, जिसका अर्थ क्या होता है? कहना। अब ये तो उत्पत्ति हो गई और मैंने आपको परिभाषा भी बता दिया कि भाषा एक साधन है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के दुख, सुख, भाव, वेदना, संवेदना आदि को पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति के सुख, दुख, संवेदना और भाव को स्वयं समझ लेता है। ऐसी आदान प्रदान करने वाली जो तत्व होते, जो साधन होते हैं, उसी साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये तो भाषा की आपकी परिभाषा हो गई। आइए अब हम दिखाते हैं कि हिंदी किस प्रकार से जन्मी है। एक बड़ा ग्राफ है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं यहां से 10 से 20 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, या 25 भी मिल सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत कहलाती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत कहलाती है। और संस्कृत का अगर हम समय निर्धारित करें कि भाई संस्कृत का समय क्या है, तो स्पष्ट है समय को निर्धारण करने के लिए हमारे पास कुछ साक्ष्य होने चाहिए। मानव उत्पत्ति, ध्यान दें, मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ, मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ऋग्वेद। अब सवाल यह है कि ऋग्वेद का समय क्या था? भाषा वैज्ञानिकों ने, तिथि निर्धारण करने वाले लोगों ने बताया कि ऋग्वेद का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास ठहरता है।
ईसा पूर्व का मतलब यह हुआ ईसा मसीह के जन्म, यानी कि जब ईसाई के गुरु या भगवान या ईश्वर या गॉड, आप जो भी जानते हैं, जब पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश से 1500 वर्ष पहले हमारे यहां ऋग्वेद लिखा गया। और देखिए, यह मानव उत्पत्ति का प्रथम ऋग्वेद, इसके समकालीन, ऋग्वेद के समकालीन एक और ग्रंथ मिलता है। वो भी कहां मिलता है मित्रों? ईरान में मिलता है, जिसका नाम हमें मिलता है अवेस्ता। क्या मिलता है? अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों को समकालीन ग्रंथ माना जाता है, और दोनों का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि हम संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से मान सकते हैं, 1500 ईसा पूर्व से मान सकते हैं। आगे जब देखिए, हमें संस्कृत के 2 रूप आसानी से प्राप्त होते हैं। कितने रूप? 2 रूप हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, एक को क्या कहा जाता है, जरा वो देखें। तो एक को कहा जाता है वैदिक संस्कृत। क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत। ये अब वैदिक संस्कृत हुआ, और दूसरे को कहा गया उत्तर संस्कृत। क्या कहा गया? उत्तर संस्कृत। मित्रों, स्पष्ट कर दूं, वैदिक संस्कृत क्यों कहा गया? वैदिक संस्कृत का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से, अगर हम देखें तो इसका जो समय है वो पहुंचता है 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक संस्कृत कहा गया। क्यों? अब जरा वो समझें। क्योंकि इसलिए कि इसमें, यानी कि आपका जो ये वैदिक संस्कृत रहा है, इसमें दुनिया का या मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ ही नहीं लिखा गया ऋग्वेद, बल्कि और भी वेदों का निर्माण इसमें हुआ। जैसे आप इसको कह सकते हो यजुर्वेद। क्या कह सकते हो? यजुर्वेद। तीसरा अगर हम देखें तो इसे सामवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामवेद। ये तीसरा वेद था, और चौथे वेद को अथर्ववेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्ववेद। इन चारों ग्रंथों को एक साथ संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। यानी कि अगर हम चारों वेद को अलग अलग नाम न दें, अगर सामूहिक रूप से इनका उच्चारण करें, अगर हम संहिता कर दें, संहिता कहने से चारों वेद एक साथ आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, संहिता और जय संहिता दोनों में मूलभूत अंतर है। संहिता यानी कि वेद, जय संहिता अर्थात महाभारत। बताता हूं। अब यहां इन चारों वेदों के निर्माण की वजह से इसे वैदिक संस्कृत कहा गया। और मित्रों याद रखना, इसी वैदिक संस्कृत को ही वास्तव में देववाणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देववाणी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत तो देववाणी है, लेकिन उत्तर संस्कृत नहीं। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। अब सवाल यह था कि ये उत्तर संस्कृत किसे कहते हैं? अच्छा, उत्तर संस्कृत को आप ब्राह्मण संस्कृत भी कहा जाता है। आप कह सकते हैं ब्राह्मण संस्कृत। और इस ब्राह्मण संस्कृत को, उत्तर संस्कृत को एक नाम और दे सकते हैं आप। क्या? लौकिक संस्कृत। कौन सी भैया? लौकिक संस्कृत। ये यानी कि उत्तर संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत और लौकिक संस्कृत तीनों नाम एक ही है। अगर हम इसके समय की बात करें तो इसका जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के समय को क्या कहा जाता है? उत्तर संस्कृत कहा जाता है। उत्तर संस्कृत बहुत ही साहित्यिक से परिपूर्ण संपदा, साहित्यिक संपदा से परिपूर्ण रहा है। अब कैसे, जरा वो देखें। क्योंकि इसी लौकिक उत्तर संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में आपका मिल जाता है रामायण। क्या मिल जाता है? रामायण इसी में लिखा आप पाए जाएंगे। इसी में आपका लिखा मिलता है महाभारत, और इसी उत्तर संस्कृत में आपका लिखा मिल जाता है आरण्यक। इसी में आपका मिल जाता है उपनिषद,
और एक दो उपनिषद नहीं बल्कि 108 उपनिषद लिखे गए थे। अगर हम वेदांगों की बात करें तो वेदांगों की संख्या हमें 6 प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसे पुराण भी कहा जाता है और पुराणों की संख्या 18 पाई जाती है। पुराणों की संख्या कितनी पाई जाती है? 18। अगर हम देखें तो इसी में उपवेद भी लिखे गए। उपवेदों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगर इस तरह से देखें तो एक विशाल साहित्य और सब हमको यहां पर मिल जाती है, साहित्य संपदा हमें प्राप्त हो जाती है। अर्थात आप देखें 6 वेदांगों का निर्माण, पुराणों की अगर देखें संख्या तो 18 पुराणों की संख्या, और उपवेदों की संख्या अगर हम देखें तो 4 है। तो इस तरह से उत्तर संस्कृत में एक बड़ी साहित्यिक संपदा हमें नजर आती है। मित्रों, यहीं से भाषा विकृत हुई, यहीं से भाषा अपना आगे कदम बढ़ाई और इसी उत्तर संस्कृत, लौकिक संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत से एक और नवीन भाषा का जन्म हुआ। उस नवीन भाषा को क्या कहते हैं? देखें, उस नवीन भाषा को पाली भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाली भाषा कहा जाता है। अब सवाल यह है कि पाली भाषा किसे कहते हैं या कब हुई? अगर हम पाली भाषा के समय को ध्यान में दें तो पाली भाषा का जो समय है वो ठहरता है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। कहां तक? प्रथम शताब्दी तक। ये प्रथम शताब्दी तक। तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक के समय को पाली भाषा का समय बताया गया। मित्रों, पाली भाषा में देखें, पाली भाषा में बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म के लोगों ने त्रिपिटक आदि जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों का निर्माण करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार इसी भाषा, जिसे पाली भाषा कहा जाता है। मित्रों, पाली भाषा के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आए दिन लगभग परीक्षाओं में, किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। क्या? कि भारत की प्रथम देसी भाषा, प्रथम देसी भाषा व जन भाषा किसे कहते हैं? तो भारत की प्रथम देसी भाषा व जन भाषा कोई और नहीं बल्कि पाली है। पाली भारत की प्रथम देसी व जन भाषा है। अगर पाली प्रथम देसी जन भाषा है तो संस्कृत या उत्तर संस्कृत क्यों नहीं? क्योंकि एक बात आप जरूर सुने होंगे, मुझे पूरे विश्वास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 मिनट इसमें भी दो। आप सुने होंगे कि संस्कृत देवों की वाणी है, वो आपके सामने मैं लिखा भी हूं। और दूसरी बात यह कि जो संस्कृत उत्तर संस्कृत थी या फिर आप ब्राह्मण संस्कृत जिसे कहते हैं, जिसे आप लौकिक संस्कृत कहते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की, उच्च जाति के लोगों की और विद्वानों की भाषा कही जाती है उत्तर संस्कृत को। तो जनता की भाषा, आम लोगों की भाषा, अपनी भावनाओं को जिसमें प्रकट करते थे उसी को क्या कह गई? जन भाषा। तो भारत में उस समय जनता की जो भाषा थी मित्रों, वो क्या थी? पाली थी। पढ़े लिखे लोग तो संस्कृत में लिखा करते थे और जो अनपढ़ गवार अशिक्षित लोग थे अपने भाव विचार उसी में प्रकट करते थे। जब इस अनपढ़ गवार और अशिक्षित समाज में आम जनता के बीच का बच्चा जब पढ़ा बढ़ा और जब उसमें ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, तो उसने अपनी ही मातृभाषा में साहित्य लिखने का कार्य किया और वो बौद्ध धर्म के लोगों ने खूब किया। अब आगे बढ़ते हैं। इस पाली भाषा के बाद एक और भाषा जन्मी जिसे आप प्राकृत के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? प्राकृत भाषा के रूप में जानते हैं। अब सवाल यह है कि प्राकृत भाषा कहां थी? प्राकृत की भाषा का मतलब कुछ और नहीं। प्राकृत का मतलब ही होता है स्वच्छंद, प्राकृत का मतलब ही होता है स्वतंत्र, प्राकृत का मतलब ही होता है नैसर्गिक, प्राकृत का मतलब ही होता है फ्रीडम। अंग्रेजी की बात करो या फिर संस्कृत या फिर हिंदी, इन सारे का अर्थ ही होता प्राकृत। यानी कि प्राकृत भाषा वह भाषा थी जिसका खुला ढंग से हर जनता का, हर वर्ग, चाहे वो शिक्षित रहा हो, चाहे वो अशिक्षित रहा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा रहा हो, केवल साक्षर रहा हो या केवल अपनी संवेदनाओं और वेदनाओं को प्रकट करने वाला व्यक्ति रहा हो, सारे के सारे लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। लेकिन अगर हम प्राकृत भाषा के समय की बात करें तो वास्तव में प्राकृत भाषा का जो समय है वो अगर आप देखें तो यहां पे प्रथम शताब्दी से देखेंगे,
प्रथम एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। अब यहां से ईसा मसीह का जन्म, यानी कि यहां आकर ईसा मसीह जन्मते हैं। ईसाइयों के जो देव हैं, आदि देव जो हैं, यहां आके जन्म लेते हैं जब हमारे यहां प्राकृत भाषा अनुसरित हो रही थी। मित्रों, सोच सकते हैं हम किस सभ्यता और किस संस्कृति के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। हम ऐसे समाज और ऐसी संस्कृति और ऐसी सभ्यता के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं जहां पर बताया जाता है कि सबसे आधुनिक और सबसे विकसित जातियों में से एक अंग्रेजों और विदेशियों का हम अनुसरण करते हैं। दुख का विषय है, आज भी वो सभ्य नहीं है, न आज भी वो आगे है। बस दुर्भाग्य इस बात की है कि हम अंधभक्त हो गए। अगर हम अंधभक्त ना होते, धर्म के पीछे इस तरह से बेहबल ना हो गए होते, तो आज भारत जैसे तब विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु होता। बस दुख इस बात का है कि हम अंधभक्त हो गए। हुआ क्या, जरा देखेंगे। अब प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने, जैन धर्म के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया है, अपना प्रचार प्रसार किया। अब सवाल यह है, आपके दिमाग में उठ भी रहा होगा कि भाई बौद्ध जो धर्मी थे ये तो बाद में हुए थे, जैन धर्म पहले आया था, तो जैन धर्म ने पाली भाषा को क्यों नहीं लिया, बौद्ध धर्म ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग के लोग बौद्ध धर्म में पहले आए और ज्ञान प्राप्त करके ग्रंथ लिखने वाले लोग जैन में बाद में आए। इसलिए प्राकृत भाषा में जैन धर्मियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। मुझे आशा है कि बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। याद रखें, मलेच्छों की भाषा, एक प्रश्न पूछा था अभी, मलेच्छों, तो मलेच्छों की भाषा प्राकृत को ही कहा जाता है। और यहां आप देखे हैं देशी भाषा व जन भाषा किसे कहते हैं? पाली को कहते हैं। आइए बढ़ते हैं और आगे, एक कदम और भाषा हमारी निकली। अब वो कहां पहुंची? ये प्राकृत से बढ़कर पहुंची कहां पर? अपभ्रंश पर। कहां पहुंची मित्रों? अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब ही होता है भ्रष्ट। क्या होता है? भ्रष्ट, या इसी को आप कह सकते हो बिगड़ी हुई भाषा, या इसी को आप कह सकते हो भ्रष्ट भाषा। यानी कि ऐसी भाषा जिसके न नियम थे न कायदे थे, क्योंकि जनता बोलती थी इसे। अब यहां के जब पढ़े लिखे लोग इसको अनुसरित करने लगे थे तो वही आम जनता की भाषा अपभ्रंश बन गई थी। अपभ्रंश का अगर हम अर्थ देखें तो ये भ्रष्ट भी होता है और बिगड़ी हुई भाषा भी होता है। अगर हम इसके उपनाम पे ध्यान दें कि भाई इसका उपनाम क्या मिलता है, तो भोला शंकर व्यास हो या फिर हो आपके राहुल चक्रवर्ती, या आप बात कर ले रामचंद्र शुक्ल की, तो लोगों ने बड़े साफ शब्दों में कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहां तक कहा है कि अगर हम अपभ्रंश की समय सीमा बढ़ाते हैं तो उससे हिंदी का उद्धार नहीं होना, बल्कि हम अपभ्रंश की समय सीमा को बढ़ा देते हैं। मित्रों जरा देखिए, उपनाम इसका मिलता है अवहट्ट। मैंने कहा भोला शंकर व्यास तो कहते ही हैं पुरानी हिंदी ही अवहट्ट है। यानी कि अवहट्ट क्या हुआ? अवहट्ट हुआ अपभ्रंश की उत्तर अवस्था। पूर्व अवस्था, अपभ्रंश की पूर्व अवस्था क्या थी? प्राकृत थी। तब बीच में क्या था? अपभ्रंश था। अंत तक क्या क्या? अवहट्ट हो गया। अवहट्ट अपभ्रंश की उत्तर अवस्था को कहा जाता है। अब देखें, इसका नाम हमको मिलता है अवहट्ट। क्या मिलता है? अवहट्ट। इसी को कहा जाता है अविहत्था। क्या कहते हैं? अविहत्था। ये सारे नाम आपको अपभ्रंश के मिल जाते हैं। मित्रों अब देखिए, यहीं से अपभ्रंश 7 भागों में बंटी है और यहीं से भाषा विकृत होती है। ये जो मैंने लिखा है ये 7 है। याद रखें कि अंग्रेजी का 6 ना मान लें, अंग्रेजी का 6 ना मान लें, क्योंकि ये हिंदी का 7 भी है। बनाने का मेरा तरीका हो सकता गलत हो, लेकिन एक बात तय है कि ये मैं निश्चित तौर पर 7 लिखता हूं। तो आइए अब हम देखेंगे कि अपभ्रंश के जो 7 रूप है वो कैसे हैं। हाँ मित्रों, ये 7 अपभ्रंश के 7 रूप कैसे होते हैं वो अगली वीडियो में लेके आता हूं। देखिएगा, लगातार क्रमशः भाषा का वैज्ञानिक व्याकरण आपको देने जा रहा हूं। अब किस प्रकार से, और वो 7 अपभ्रंश कौन है, उस 7 अपभ्रंश से 5 उपभाषाएं हिंदी की कैसे निकली हैं, और उन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का वर्गीकरण कैसे हुआ, लेकर आता हूं। तब तक के लिए मिलते हैं कल। आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।